निकाल आपके अपने YouTube चैनल संगम संग्राम एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आप पहले वीडियो को स्किप मत करिए, अंत तक वीडियो को जरूर देखें। आज कुछ खास होने वाला है दोस्तों। चलिए आते हैं। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आपका 10 नंबर के सवाल रहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। आज होगा धुआं धुआं। आकाश गुरु पढ़ाएंगे, 100 में 100 लाएंगे। आप लोग 100 में 100 ला सकते हैं मैथमेटिक्स में। चलिए आज कुछ खास होने वाला है। देखिए कहां से कुछ खास होने वाला है, समझिए, जरा ध्यान दीजिए। तो यहां से हमने देखते हैं। चलिए आ जाइए, ध्यान दिया जाए। तहलका बैच देख रहे हैं कि तहलका बैच क्लास 10 आपको क्या क्या होने वाला है मैथमेटिक्स में, समझ लीजिए। आपका किस तरह से पढ़ाई होने वाला है, किस तरह से आपको क्या क्या मिलने वाला है। आप चलिए इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, जो कि आप सभी तरह से पढ़ सकते हैं, किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। दूसरा में कुछ दिन के बाद यानी 10 से 15 दिन के बाद आपको लाइव क्लास होने वाला है। उसके बाद आपको क्लास नोट्स मिलने वाला है। उसके बाद एनसीईआरटी टोटल क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाएंगे हम, टॉपिक बाय टॉपिक, यानी प्रत्येक चैप्टर से 100 प्लस ऑब्जेक्टिव होने वाला है। 100 ऑब्जेक्टिव प्लस होने वाला है। 100 प्लस ऑब्जेक्टिव होने वाला है। चलिए अब इधर ध्यान दीजिए। टॉपिक बाय टॉपिक 100 प्लस ऑब्जेक्टिव होने वाला है। चलिए इसके बाद हम लोग रिवीजन, यानी प्रत्येक चैप्टर को लास्ट में रिवीजन कराया जाएगा। जैसे टॉपिक खत्म होता है तो उसके बाद आपको रिवीजन कराया जाएगा, और उकर लास्ट में हमने टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझिए यहां से। चलिए सबसे पहले कोई भी चीज को पढ़ने से पहले आपको उसके बारे में सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है। आपका क्लास 10th का सिलेबस। अब चलिए सबसे पहले आपको पढ़ना है रियल नंबर, यानी रियल नंबर कितने मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का आता है। उसके बाद आपको एलजेब्रा, रियल नंबर में केवल एक ही चैप्टर है मात्र। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, जो कि आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। एलजेब्रा में मात्र आपको 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर कौन कौन है सर, चलिए बताते हैं। 4 चैप्टर में सबसे पहले आपका आएगा बहुपद, जिसको इंग्लिश में पोलिनोमियस कहते हैं। उसके बाद आपको आएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। उसके बाद आपको मिलने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। और 4 नंबर पर आपको मिलेगा एपी, समांतर श्रेणी कहते हैं। चलिए आइए ध्यान दिया जाए। उसके बाद आपको मिलेगा आपको ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति आपको 20 नंबर के आने वाला है, जेकरा में 2 तरह के मिलेगा। एक तो त्रिकोणमिति मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा हाइट एंड डिस्टेंस, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चलिए आगे समझते हैं। आगे समझना है आपको ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में आपको 3 चीज आने वाला है, समझ लीजिए। सबसे पहले आपको ट्रायंगल मिलेगा, जिसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो ज्योमेट्री भी आपका 20 नंबर के आता है। तो 20 नंबर में क्या क्या होने वाला है, 3 टॉपिक, जैसा कि अभी जस्ट बोले हैं। तो 3 टॉपिक में आपको ट्रायंगल मिलेगा, जिसको हमने हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद आपको कंट्रैक्शन मिलेगा, जिसको हमने बनावट या रचना कहते हैं। उसके बाद आपको सर्किल मिलेगा, जिसको हमने वृत्त कहते हैं। उसके बाद आपको मिलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति। 10 नंबर के निर्देशांक ज्यामिति पूछता है। यानी सबसे पहले हम लोग चालू करने वाले हैं, यानी हमने पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। उसके बाद आपको मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन में एक ठोस पढ़ना है।
एक वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एगो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और उसके बाद एगो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इसके बाद हम लोग लास्ट में देख रहे हैं, यानी 7वां राउंड में है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यानी सांख्यिकी एंड प्रायिकता। तो सांख्यिकी एंड प्रायिकता आपको 10 नंबर के मिलने वाला है। अगर हम जोड़े तो 20 20 20 तो 60 हो गया, 10 70 और उसके बाद 10 80 10 90 और 10 100, यानी टोटल मार्क्स आपको 100 नंबर होने वाला है। चलिए समझिए, तो टोटल मार्क्स आपको टोटल आपको 100 होने वाला है। चलिए अब समझिए, जरा ध्यान दीजिए। तो यहां से अब हमने समझते हैं, आगे हमने चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं नियामक ज्यामिति के बारे में। चलिए ध्यान दिया जाए तो नियामक ज्यामिति एकदम शुरुआती दौर में शुरू से 0 बाय 0 समझेंगे कि आखिर में नियामक ज्यामिति होता क्या है। समझ लीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक को पढ़िए तो उसके बारे में समझिए कि आखिर में ये चैप्टर के बारे में होता क्या है, उसके बारे में समझना क्या है। जैसे आप 2 चर पढ़ रहे हैं तो 2 चर कहते किसे हैं, आखिर में 2 चर होता क्या है, समझ लीजिए। तो जैसे हमने पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, चलिए अब जरा ध्यान दीजिए और यहां से हमने समझते हैं। जरा ध्यान दिया जाए और आगे में हमने समझते हैं। चलिए ध्यान दिया जाए, तो यहां से हमने आगे पढ़ेंगे 2 चर, आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, जिसको हिंदी में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। चलिए अब समझिए, जरा यहां से ध्यान दीजिए, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हमने हिंदी में कहते हैं, हिंदी में नियामक ज्यामिति, हिंदी में नियामक ज्यामिति कहते हैं। चलिए आखिर में नियामक ज्यामिति होता क्या है समझते हैं। चलिए आप इधर समझिए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको रहने वाला है 10 नंबर के, जिसको हिंदी में नियामक ज्यामिति कहते हैं। नियामक ज्यामिति है क्या, अब चलिए समझते हैं। तो नियामक ज्यामिति भी गणित का एक शाखा है, गणित का एक भाग है, जिसमें हमने ज्यामिति का अध्ययन करते हैं, लेकिन बीजगणित के माध्यम से करते हैं। नियामक ज्यामिति हमने पढ़ रहे हैं, तो नियामक ज्यामिति है क्या, तो नियामक ज्यामिति कहता है कि नियामक ज्यामिति भी गणित का एक भाग है, गणित का एक शाखा है, जिसमें ज्यामिति का अध्ययन करते हैं, लेकिन बीजगणित के माध्यम से करते हैं, जिसे हम लोग नियामक ज्यामिति कहते हैं। चलिए नियामक ज्यामिति समझे में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। नियामक ज्यामिति एक बार फिर से, नियामक ज्यामिति गणित का शाखा है या गणित का वह भाग है जिसके अंतर्गत ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से किया जाता है, नियामक ज्यामिति कहलाता है। नियामक ज्यामिति के जनक, नियामक ज्यामिति के जनक, नियामक ज्यामिति के जनक रेने देकार्तो को कहा जाता है। रेने देकार्ते को कहा जाता है। नियामक ज्यामिति के जनक रेने देकार्ते को कहा जाता है। चलिए आगे समझते हैं, तो आगे हमने समझते हैं नियामक ज्यामिति क्या है। आगे एक पिछले बार देखें कि नियामक ज्यामिति है क्या, तो नियामक ज्यामिति गणित का वह भाग है जिसमें ज्यामिति का अध्ययन या जिसके अंतर्गत ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से किया जाता है, नियामक ज्यामिति कहलाता है। नियामक ज्यामिति के जनक रेने देकार्ते को कहा जाता है। चलिए आगे हमने समझते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। तो नियामक ज्यामिति के अंतर्गत 2 अक्ष का अध्ययन किया जाता है, 2 अक्ष का अध्ययन किया जाता है, एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। नियामक ज्यामिति के अंतर्गत 2 अक्ष का अध्ययन किया जाता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष है क्या, पहले यहां समझिए, इधर ध्यान दीजिए। इसको हमने कहते हैं एक्स अक्ष, इसको हमने एक्स अक्ष, इसको हमने कहते हैं क्षैतिज रेखा, इसको हमने क्षैतिज रेखा कहते हैं, इसको हमने कहते हैं क्षैतिज तल, इसको हमने क्षैतिज तल कहते हैं, इसको हमने कहते हैं पृथ्वी तल। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए समझिए। अगर आपसे पूछे कि एक्स अक्ष क्या है, तो एक्स अक्ष किसके समानांतर है, क्षैतिज के समानांतर है। क्षैतिज किसके समानांतर है, क्षैतिज तल के समानांतर है। क्षैतिज तल के कर समानांतर है, पृथ्वी तल के समानांतर है। अगर आपसे पूछे कि एक्स अक्ष है क्या, तो कहेंगे क्षैतिज रेखा के समानांतर,
क्षैतिज रेखा के समानांतर खींचे गए अक्ष को एक्स अक्ष कहते हैं। अगर आपसे क्षैतिज रेखा पूछे तो कहेंगे कि क्षैतिज तल के समानांतर खींचे गए सरल रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। अगर आपसे पूछे क्षैतिज तल क्या है तो कहेंगे कि पृथ्वी तल के समानांतर खींचे गए तल को क्षैतिज तल कहते हैं। और पृथ्वी तल तो आपको भूगोल में पढ़ना है। चलिए आगे समझिए एक बार फिर से। अगर कोई आपसे एक्स अक्ष पूछे तो क्षैतिज रेखा के समानांतर खींचे गए अक्ष को एक्स अक्ष कहते हैं। चलिए आगे समझिए वाई अक्ष के बारे में। तो वाई अक्ष आखिर में है क्या, तो देख लीजिए, जैसे ही हमने कहेंगे वाई अक्ष तो ऊर्ध्वाधर रेखा के समानांतर, एक्स अक्ष तो क्षैतिज के समानांतर, क्षैतिज के समानांतर एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर के समानांतर वाई अक्ष। तो ऊर्ध्वाधर रेखा के समानांतर खींचे गए अक्ष को वाई अक्ष कहते हैं। चलिए अब चलिए हम इधर आगे समझते हैं, आगे समझना है। चलिए इधर ध्यान दिया जाए तो इधर हमने समझते हैं आगे की ओर। तो आगे की ओर अगर आप देखल जाए तो इधर समझिए। अगर आप शॉर्ट वे में कहें तो शॉर्ट में एकदम, चलिए ध्यान दीजिए, तो शॉर्ट में अगर देखल जाए तो पड़ा लाइन को एक्स अक्ष, खड़ा लाइन को वाई अक्ष, यानी पड़ा लाइन है तो पड़ा लाइन को एक्स अक्ष, एक खड़ा लाइन है तो खड़ा लाइन को वाई अक्ष, पड़ा लाइन एक्स अक्ष, खड़ा लाइन वाई अक्ष, यानी पड़ा एक्स खड़ा वाई। चलिए आगे समझिए। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष से बने आकृति को चतुर्थांश कहते हैं। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, जो आकृतिक बन गया जिसको हमने चतुर्थांश कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं ये यानी मूल बिंदु के बारे में कि मूल बिंदु है क्या। चलिए आगे देखल जाए कि मूल बिंदु है क्या। तो मूल बिंदु के बारे में इसको इंग्लिश में ऑरिजिन कहते हैं। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु या मिलान बिंदु, या दोनों कटा या दोनों मिला तो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु या मिलान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु को ओ से सूचित करते हैं और इसका नियामक 0,0 होता है। एक बार फिर से, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु या मिलान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है तथा इसे ओ से सूचित करते हैं। किसी भी बिंदु, आगे बढ़िए, किसी भी बिंदु का निर्देशांक, किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्रमित युग्म एक्स, वाई होता है। किसी भी बिंदु का निर्देशांक, किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्रमित युग्म एक्स, वाई होता है। किसी भी बिंदु का निर्देशांक एक्स, वाई होता है, क्रमित युग्म एक्स, वाई होता है। पहले एक्स पीछे वाई, पहले एक्स पीछे वाई। चलिए अगर हम 4,3 दे दे भाई तो 4,3 दे दे दोस्तों, तो एक्स का मान 4, वाई का मान 3, पहले वाला एक्स और पीछे वाला वाई। चलिए ध्यान दीजिए, 10,17 तो पहले वाला एक्स पीछे वाला वाई, एक्स के मान 10, वाई के मान 17। अगर हम दे दे -15,20 तो एक्स के मान -15, वाई के मान 20। चलिए अब ध्यान दिया जाए, अगर दे देवे 3/5, 10/3, चलिए एक्स के मान 3/5, वाई के मान 10/3। तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक एक्स, वाई होता है। किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्रमित युग्म एक्स, वाई, एक्स पहले वाई पीछे। चलिए ध्यान दीजिए, आगे समझते हैं। यदि एक्स नियामक 0 हो, आगे समझिए, यदि एक्स नियामक 0 हो तो आकृति वाई अक्ष पर पड़ता है। यदि वाई नियामक 0 हो तो आकृति एक्स अक्ष पर पड़ता है। यदि एक्स नियामक 0 हो तो आकृति वाई अक्ष पर पड़ता है, वाई अक्ष पर पड़ता है, वाई अक्ष पर पड़ता है। चलिए ध्यान दीजिए, यदि वाई नियामक 0 हो तो आकृति
एक्स अक्ष पर पड़ता है। एक मतलब क्या हुआ सर, हम नहीं समझे। बिल्कुल एकदम नहीं समझिएगा, अभी जस्ट तुरंत समझ जाइएगा। अब भी नहीं समझे लेकिन तुरंत समझ जाइएगा। यदि एक्स नियामक 0 हो, यानी एक्स के मान 0 हो, तो आकृति बाई अक्ष पर पड़ता है। यदि बाई नियामक 0 हो तो आकृति एक्स अक्ष पर पड़ता है। चलिए समझिए, यहां देखिए, ये एक्स के वैल्यू है, ये बाई के वैल्यू है। एक्स के वैल्यू 0, बाई के वैल्यू 5। अभी पहले बताए हैं, एक पिछले बार, अभी जस्ट तुरंत, कि पहले वाला एक्स, पीछे वाला बाई। एक्स के मान 0 हो गया, बाई के मान 5 हो गया। अगर आपसे कहे कि 15,3 है जी, एक्स के मान कितना, तो 15, बाई के मान 3। अब जरा इधर देखिए, एक्स के मान 0, बाई के मान 5। चलिए इधर समझिए, तो यहां देख रहे हैं, यहां हमने क्या देख रहे हैं कि एक्स के मान 0 है लेकिन बाई के मान 5 है। यदि एक्स नियामक 0 हो, आकृति बाई अक्ष पर पड़ता है। एक्स के वैल्यू 0 तो आकृति बाई अक्ष पर पड़ता है। यदि बाई नियामक 0 हो, यदि बाई के वैल्यू 0 हो, देख लीजिए 17, यानी कि यहां से हमने देख रहे हैं, यहां से 1 मिनट आगे समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अगर हम कहें 17,0, चलिए एक्स 17 है लेकिन बाई 0 है। एक्स 17 है लेकिन बाई 0 है। चलिए आगे देखते हैं, तो एक्स 17 है, बाई 0 है। यहां कह रहा है एक्स नियामक 0 हो, आकृति बाई अक्ष पर पड़ता है। बाई नियामक 0 हो तो आकृति एक्स अक्ष पर पड़ता है। चलिए ये कहा है, तो देखिए एक्स 0, एक एकदम सिंपल वे में, एकदम छोटा सा समझिए बात को। एक्स 0, बाई हीरो, एक्स 0, बाई हीरो, बाई 0, एक्स हीरो। समझिए इसका मतलब, एक्स का मान 0, बाई हीरो, एक्स का मान 0, बाई हीरो, यानी बाई अक्ष पर है। जौन हीरो माने ओ अक्ष, एक्स 0 तब बाई हीरो, तो बाई हीरो माने बाई अक्ष पर। अब चलिए, ये कहां है, बाई अक्ष पर, लेकिन एक्स 0 तब ना बाई हीरो। अब यहां बाई 0 तक कौन हीरो, एक्स हीरो, यानी एक्स हीरो के मतलब एक्स अक्ष पर होगा। चलिए आगे समझते हैं। अब बात करते हैं यहां से, तो यहां से बात करते हैं, जरा बता दीजिए यहां से कि यहां बताइए कि अगर 15 लिख दें कोमा 0, बताइए एक्स 0 के बाई 0, बाई 0 तो कौन हीरो, एक्स हीरो, यानी एक्स अक्ष पर होगा। चलिए आगे समझते हैं। अगर बात करें 9,0, बताइए कौन 0, बाई 0, बाई 0 तो कौन हीरो, एक्स हीरो, एक्स हीरो माने एक्स अक्ष, बाई 0 तो एक्स हीरो, एक्स 0, बाई हीरो। समझिए, यानी से अगर हम बात करें 17 0, 17 और 0, 17 और 0 के बात कर देते हैं, तो 17 और 0 के बारे में बोलिएगा, तो बताइए कौन 0, बाई 0 तो कौन हीरो, एक्स हीरो, माने कौन अक्ष पर, एक्स अक्ष पर। यहां तक हम नहीं समझ गए। यदि एक्स 0, बाई हीरो, माने बाई अक्ष पर होगा। जब एक्स के वैल्यू 0 होगा तो आकृति बाई अक्ष पर होगा, लेकिन अगर बाई 0 हो तो एक्स हीरो हो जाएगा। चलिए आगे यहां से समझते हैं। अगर यहां से बोलल जाए भुज और कोटि के बारे में, कि भुज क्या है, कोटि क्या है, तो भुज और कोटि के बारे में एक बार हमने लास्ट बार इसको समझते हैं। चलिए एक बार लास्ट हमने समझते हैं यहां से। अगर कह देवे 17 और 0, या हमने दूसरा चीज को ले लेते हैं, 17 0 एक बार हमने ले लिए हैं, यहां से ले लीजिए, यहां से हमने ले लीजिए 10 10 और 0, 10 और 0, तो 3 और 0 लीजिएगा, 3 और 0। चलिए बताते हैं, 2-3 गो सवाल है जिसको हमने यहीं से समझते हैं। तो 2-3 गो सवाल है, 15 0, 0 -3, 0 -8। समझिए, अब जरा बताइए एक कहां है, तो बाई 0, एक्स हीरो, एक्स हीरो माने एक्स अक्ष पर है, यानी या कहते एक्स अक्ष पर है। बाई 0 तक कौन हीरो, एक्स हीरो, माने एक्स अक्ष पर है। अब बताइए एक्स 0 के बाई 0, एक्स 0 तक कहां, बाई अक्ष पर होगा ना जे। चलिए आगे समझते हैं। एक्स 0, बाई हीरो माने बाई अक्ष पर, जौन हीरो वही अक्ष पर, एक्स हीरो एक्स अक्ष, बाई 0
तो एक्स हीरो माने एक्स अक्ष, अगर एक्स जीरो तो बाई हीरो माने बाई अक्ष पर होगा। चलिए आगे समझते हैं। अब हमने भुज और कोटि के बारे में समझते हैं कि भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है। चलिए समझिए यहां से। तो यहां से हमने देख रहे हैं कि भुज के बारे में क्या है। तो भुज क्या है तो कहता है, और कोटि के बारे में समझते हैं कि कोटि क्या है। भुज और कोटि के बारे में समझना है। एक्स नियामक को भुज कहते हैं, एक्स नियामक को भुज कहते हैं और बाई नियामक को कोटि कहते हैं। एक्स नियामक को भुज कहते हैं और बाई नियामक को कोटि कहते हैं। भुज है तो एक्स वाला के भुज कहते हैं, बाई वाला के कोटि कहते हैं। या अथवा परिभाषा, एक और परिभाषा भुज के, बाई अक्ष से लंबविक दूरी को, बाई अक्ष से लंबविक दूरी को यानी भुज कहते हैं और कोटि का बात कहता है तो एक अक्ष से लंबविक दूरी को, एक अक्ष से लंबविक दूरी को कोटि कहते हैं। अगर बात करल जाए कि 4 है 6 है, जरा बता दीजिए भुज कौन है कोटि कौन है। पहले वाला भुज पीछे वाला कोटि, यानी कि पहले जो टर्म है उसको भुज कहेंगे, पीछे टर्म है उसको कोटि कहेंगे। 15 और 17 जरा बता दीजिए 15 और 17 में कोटि कितना है तो कोटि पीछे वाला तो 17, भुज तब 15, यानी कि एक्स नियामक को भुज कहते हैं और बाई नियामक को कोटि कहते हैं। यानी कि 4 है तो एक्स के मान है तब भुज के मान हो गया, अगर 6 है तो कोटि होगा काहे कि बाई के मान है। चलिए अब यहां से हमने समझते हैं, अब यहां से हमने समझते हैं आगे की ओर। आगे की ओर होता क्या है चलिए आगे समझिए। तो भुज और कोटि में आपको कोई दिक्कत ना होगा, यानी कि आप भुज और कोटि समझ सकते हैं, भुज और कोटि में आपको दिक्कत ना होगा, यानी हमने भुज और कोटि खूब अच्छा से समझ गए। एक बार फिर से भुज और कोटि के बारे में करेंगे। 3 और 6 बता दीजिए, कोटि त 6, भुज त 3, पहले वाला भुज पीछे वाला कोटि। चलिए आगे समझिए। आगे हमने समझते हैं आगे के पढ़ाई के बारे में। तो कार्तीय तल है क्या, कार्तीय तल है क्या, जरा समझिए कि कार्तीय तल के बारे में हमने समझ रहे हैं कि कार्तीय तल कहते किसे हैं। तो कार्तीय तल क्या है जरा समझिए। तो कार्तीय तल कहता है कि किसी समतल सतह को, किसी समतल सतह को एक्स अक्ष तथा बाई अक्ष 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। किसी समतल सतह को एक्स अक्ष, किसी समतल सतह को एक्स अक्ष तथा बाई अक्ष, किसी समतल सतह को एक्स अक्ष और बाई अक्ष 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश तथा इस तल को कार्तीय तल कहते हैं। यानी किसी समतल सतह को एक्स अक्ष और बाई अक्ष, किसी समतल सतह को एक्स अक्ष और बाई अक्ष के भाग 1 2 3 4, किसी समतल सतह को प्लेन सतह यानी समतल सतह, प्लेन है यानी समतल सतह, तो किसी समतल सतह को, किसी समतल सतह को एक्स अक्ष बाई अक्ष 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश तथा इस तल को कार्तीय तल कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, किसी समतल सतह को एक्स अक्ष और बाई अक्ष, किसी समतल सतह को एक्स अक्ष, पड़ा लाइन को एक्स अक्ष, खड़ा लाइन को बाई अक्ष, तो किसी समतल सतह को एक्स अक्ष बाई अक्ष 1 2 3 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, यानी 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तब प्रत्येक भाग को चतुर्थांश तथा इस पूरा तल को कार्तीय तल कहते हैं। चलिए आगे समझिए। तो आगे क्या है जरा समझिए, इधर ध्यान दिया जाए। तो कार्तीय तल समझ गए होंगे कि किसी समतल सतह को एक्स अक्ष तथा बाई अक्ष 4 भागों में विभाजित करते हैं, 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, लेकिन पूरा तल को कार्तीय तल कहते हैं। चलिए आगे समझिए, ये कार्तीय तल है। तो कार्तीय तल के हमने समझते हैं यहां से, ध्यान दीजिए यह है। तो यहां से हमने समझ रहे हैं, इधर देखिए ये एक्स है, लेकिन इसको एक्स डैश क्यों बोलते हैं अभी बताते हैं।
ये आपका बाई है, लेकिन इसको बाई डैश क्यों बोलते हैं समझिए। आप तो समझ गए कि एक्स अक्ष तथा बाई अक्ष के कटान बिंदु या मिलान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं और उसको ओ से सूचित करते हैं और इसका नियामक 0,0 होता है। तो यहां समझते हैं, इस यहां 1 हो गया, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, कितनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 6 इधर भी ले सकते हैं 6 तक। -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। सर माइनस भी लिए और प्लस भी लिए, तो डैश वाला माइनस और बिना डैश वाला प्लस, डैश वाला माइनस बाकी बिना डैश वाला प्लस, डैश वाला माइनस बिना डैश वाला प्लस। तो समझिए, अगर हमने क्लास 9th में पढ़े होंगे तो नंबर्स लाइन के बारे में यहां देख लीजिए, यहां से देखिए, -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी, बीच में 0 होता है, इधर माइनस होता है, देख लीजिए, और इधर 1 2 3 4 ऐसे होता है, पॉजिटिव होता है। चलिए यही चीज को यहां लेके आ गए, यहां लेके आ गए और इसको क्या किए कि इसको इस तरह से खड़ी कर दिए। तो इसको इस तरह से खड़ी करिएगा, तो इसको इस तरह से खड़ी करिएगा तो ऐसे हो गया, यही चीज यहाँ बीच में 0 हो गया, और जिसको ऐसे इस तरह से खड़ी किए तो हो गया 1 2 3 4 5। और देखिए 0 के इधर जो नीचे आया -1 -2 -3 -4, इस तरह से सब ऐसे रहा। चलिए समझिए, तो इसी चीज को यानी हमने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि इस चीज को हमने परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण करने के लिए पढ़े थे। तो इसको हमने इस तरह से रखते थे, नंबर्स लाइन लेते थे, 0 लेते थे और इधर पॉजिटिव लेते थे और इधर निगेटिव लेते थे। इसी चीज को यहां लेके चलाएं और इसको हमने खड़ी इस तरह से किए, तो ऐसे बन गया, तो ऐसे बन गया, तो ऐसे बना तो समझिए 1 2 3 4 कितनों ले जा सकते हैं, 1 2 3 4 कितनों ले जा सकते हैं, इधर भी कितनों माइनस में ले जा सकते हैं, इधर भी कितनों माइनस में ले जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, डैश वाला माइनस बिना डैश वाला प्लस, डैश वाला माइनस बिना डैश वाला प्लस। अब यहां से हमने समझते हैं, एकरा नाम है प्रथम चतुर्थांश, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको हमने द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। तो इसको हमने अगर द्वितीय चतुर्थांश कह रहे हैं तो इसको हमने द्वितीय चतुर्थांश कह रहे हैं, तो इसको हमने द्वितीय चतुर्थांश कह रहे हैं, द्वितीय चतुर्थांश कह रहे हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश कह रहे हैं, इसको चतुर्थ चतुर्थांश कह रहे हैं। हिंदी में इसको नाम है प्रथम चतुर्थांश या पाद, प्रथम पाद। तो इसको नाम है प्रथम पाद, इसको नाम है प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश भी कहते हैं। इसको नाम है द्वितीय, द्वितीय पाद, इसको नाम है तृतीय, तृतीय पाद, और इसको नाम है चतुर्थ पाद। तो चतुर्थ पाद होने वाला है, यानी कि यहाँ प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। अब सबको चिन्ह कैसे होता है तो याद रखिए, चिन्ह हमने ला सकते हैं। यहां समझिए, प्रथम चतुर्थांश में आ जाइए, एक्स वाला ई है, वाई वाला ई है, एक्स वाला सब प्लस, वाई वाला सब प्लस। किसी भी बिंदु का निर्देशांक एक्स कोमा वाई सिखाए थे कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्रमित युग्म एक्स कोमा वाई होता है, यानी एक्स पहले होता है और वाई पीछे होता है। तो एक्स वाला देख लीजिए, एक्स वाला प्लस, वाई वाला देखिए, वाई वाला भी प्लस। अगर आपसे कोई पूछे प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह क्या होगा तो कहिएगा प्लस प्लस, यानी एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। द्वितीय में आइए, तो द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स वाला माइनस, वाई वाला प्लस, तो माइनस कोमा प्लस, माइनस कोमा प्लस। प्रथम में प्लस प्लस, प्रथम में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस। चलिए आगे ध्यान दीजिए,
तो यहाँ हमने आगे बढ़ रहे हैं, आगे समझते हैं। तो आगे हमने समझ रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो प्रथम पाद में प्लस कोमा प्लस, प्लस कोमा प्लस, तो प्लस कोमा प्लस हमने पढ़ते हैं प्रथम में। द्वितीय में आइए माइनस कोमा प्लस। आखिर माइनस कोमा प्लस क्यों? तो एक्स के वैल्यू माइनस, वाई के वैल्यू प्लस। तीसरा चतुर्थांश में आइए तो एक्स वाला निगेटिव, वाई हम निकाल देख रहे हैं, एक्स वाला निगेटिव, वाई वाला भी निगेटिव। तो निगेटिव कोमा निगेटिव, निगेटिव कोमा निगेटिव, तो निगेटिव कोमा निगेटिव हो रहा है, तो निगेटिव कोमा निगेटिव हो रहा है। तो आगे हमने बढ़ते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। तो निगेटिव कोमा निगेटिव, निगेटिव कोमा निगेटिव, निगेटिव कोमा निगेटिव, एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव। आ जाइए चतुर्थांश में, तो एक्स वाला देखिए पॉजिटिव, वाई वाला देखिए निगेटिव। चलिए आगे ध्यान दीजिए, यहां से हमने समझते हैं। तृतीय चतुर्थांश में देखिए, तो तृतीय चतुर्थांश में देख रहे हैं एक्स वाला निगेटिव, वाई वाला निगेटिव, एक्स के वैल्यू निगेटिव, वाई के वैल्यू निगेटिव। तो तीसरा चतुर्थांश यानी तृतीय पाद, तो तृतीय पाद में निगेटिव कोमा निगेटिव, निगेटिव कोमा निगेटिव, यानी तीसरा चतुर्थांश में हो गया निगेटिव कोमा निगेटिव, एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव। ये आपका आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट देख रहे हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट देख रहे हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने कहा देख रहे हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां से हमने समझते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स के वैल्यू, एक्स के वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देख रहे हैं एक्स के वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन वाई के वैल्यू निगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया पॉजिटिव कोमा निगेटिव, पॉजिटिव कोमा निगेटिव, ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको याद रखना है पॉजिटिव कोमा निगेटिव। एक बार हमने फिर से इसको रिपीट करते हैं। प्रथम पाद प्लस कोमा प्लस, यानी प्लस कोमा प्लस। दूसरा पाद यानी द्वितीय पाद यानी सेकंड क्वाड्रेंट, तो माइनस कोमा प्लस। तृतीय पाद यानी तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश निगेटिव कोमा निगेटिव, माइनस कोमा माइनस। चतुर्थ में प्लस कोमा माइनस। याद रखिए प्लस कोमा प्लस प्रथम, माइनस कोमा प्लस द्वितीय, और माइनस कोमा माइनस तृतीय पाद, और प्लस कोमा माइनस चतुर्थ पाद। एक बार फिर से समझिए। प्रथम पाद प्लस कोमा प्लस, द्वितीय पाद माइनस कोमा प्लस, तृतीय पाद माइनस कोमा माइनस, चतुर्थ पाद प्लस कोमा माइनस। चलिए आगे समझते हैं कि नियामक है क्या, नियामक कहते किसे हैं। तो नियामक होता क्या है, आगे समझिए। तो नियामक के बारे में हमने समझेंगे, तो नियामक के बारे में, तो नियामक है क्या समझिए। तो नियामक के बारे में हमने पढ़ेंगे कि नियामक है क्या, नियामक कहते किसे हैं। तो कहता है कि कैसे कार्तीय तल पर स्थित, कैसे कार्तीय तल पर स्थित, यानी कि किसी कार्तीय तल पर स्थित। कार्तीय तल क्या था, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष, एक्स अक्ष किसी समतल सतह को एक्स अक्ष कार्तीय तल है क्या। फिर से हमने नियामक पढ़ रहे हैं कि नियामक है क्या। तो नियामक से पहले क्या कहता है नियामक में कि किसी कार्तीय तल पर स्थित, किसी कार्तीय तल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति दो वास्तविक संख्या द्वारा बताई जाती है, उस संख्या को उस बिंदु का नियामक कहते हैं, उस संख्या को उस बिंदु का नियामक कहते हैं। तो कार्तीय तल कहता था कि किसी समतल सतह को एक्स तथा वाई अक्ष चार भागों में विभाजित करते हैं। किसी समतल सतह को एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष 1 2 3 4 चार बराबर भागों में विभाजित करते हैं, यानी चार बराबर भागों में विभाजित करते हैं, यानी चार भागों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, लेकिन इस पूरा तल को कार्तीय तल कहते हैं। तब नियामक कहता है कि किसी कार्तीय तल पर स्थित
किसी बिंदु की स्थिति दो वास्तविक संख्या द्वारा बताई जाती है, उस संख्या को उस बिंदु का नियामक कहते हैं। अभी पढ़ाए हैं एक्स डैश, बाई डैश। तो यहाँ डैश वाला माइनस, लेकिन बिना डैश वाला, प्लस डैश वाला माइनस, बिना डैश वाला प्लस, 1 2 3 4 5। यहां से डैश वाला तो नीचे माइनस, बिना डैश वाला प्लस, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अगर कोई बिंदु 2,3 हो, 2,3 यह नियामक है, तो एक्स के पहले मान बाई के पीछे मान, एक्स के पहले मान बाई के पीछे मान। तो एक्स के वैल्यू 2 है, बाई के वैल्यू 3 है। एक्स के मान 2, अगर यही कहता -2 तो एक्स के वैल्यू -2 इधर आ जाता। देख लीजिए, अगर एक्स के वैल्यू कह रहा है 2 तो यहाँ 2 हो गया। अगर बाई के वैल्यू कह रहा है कि 2,3 तो बाई वाला 3, तो बाई वाला 3 यहाँ। तो एक सामने इस प्रकार से खींच देंगे और इस बिंदु का नाम दे देंगे 2,3। एक्स के सामने 2 और बाई के सामने 3, यानी 2,3 हो गया। तो नियामक कहता है कि किसी कार्तीय तल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति दो वास्तविक संख्या द्वारा बताई जाती है, उस संख्या के उस बिंदु का नियामक कहते हैं। आगे देखते हैं कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक, हमने पढ़े थे कि क्रमित युग्म x, y होता है, x पहले और y पीछे। तो पहले वाला जो मान होता है वो भुज के लिए मान होता है, अब पीछे वाला जो मान होता है कोटि के लिए मान होता है। अब समझिए, सर्वप्रथम मेना-इचमस ने बताया, सर्वप्रथम मेना-इचमस ने बताया कि किसी भी बिंदु को स्थिति दिखाने के लिए दूसरा बिंदु के भी होना आवश्यक है। जैसे आपको मसौढ़ी से जाना है तो कहाँ जाना है, जहानाबाद जाना है, पटना जाना है, गया जाना है। तो कोई भी बिंदु को स्थिति दिखाने के लिए, यानी मसौढ़ी की स्थिति दिखाने के लिए दूसरा बिंदु के होना आवश्यक है। मेना-इचमस ने बताया कि किसी भी बिंदु की स्थिति दिखाने के लिए एक और बिंदु के होना, यानी दूसरा बिंदु के होना आवश्यक है। उसके बाद उमर खियाम ने बताया कि इसके साथ साथ डायरेक्शन भी होना आवश्यक है। इसके साथ साथ उमर खियाम ने बताया कि इसके साथ साथ डायरेक्शन भी होना आवश्यक है। यहाँ हमने कहा पढ़े कि किसी भी बिंदु की स्थिति दिखाने के लिए दूसरा बिंदु के होना आवश्यक है, मेना-इचमस ने बताया। लेकिन अगर पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है और बता दीजिए ए से बी जाना है, तो दो बिंदु मिल गया, लेकिन इसका डायरेक्शन अगर ऐसे रह गया तो बताइए बिंदु ए है जो बी भी कभी पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं पहुंच सकता है। तो मेना-इचमस ने बताया कि किसी भी बिंदु की स्थिति, यानी बिंदु ए की स्थिति दिखाने के लिए दूसरा बिंदु के होना आवश्यक है। ठीक है भाई, बहुत आवश्यक है। लेकिन उमर खियाम ने क्या बताया कि इसके साथ साथ डायरेक्शन भी होना बहुत आवश्यक है, यानी बहुत जरूरी है। तो ए से बी जाना है तो इसका डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए। अगर ए इधर जाएगा तो बी के पास पहुंचेगा, लेकिन ए इधर आएगा तो बी के पास कभी नहीं पहुंचेगा। समझ लीजिए। चलिए, इतना हमने अभी पढ़ाई किए। इसके साथ साथ हमने अब कुछ क्वेश्चन के बारे में पढ़ाई करते हैं। क्वेश्चन के बारे में कुछ पढ़ाई करते हैं कि यहाँ देखे थे, यहाँ हमने कहा देखे थे, तो यहाँ हमने देखे थे। सबसे पहले एक बार रिवीजन आपको कर देते हैं। रिवीजन क्या है जरा समझिए कि सर रिवीजन क्या है। तो 5 मिनट का रिवीजन एकदम जबरदस्त, समझ लीजिए। तो 5 मिनट का जबरदस्त आपको रिवीजन क्या है समझ लीजिए। तो नियामक ज्यामिति पढ़े थे। नियामक ज्यामिति है क्या? तो नियामक ज्यामिति गणित का वह भाग है जिसके अंतर्गत ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से किया जाता है, नियामक ज्यामिति कहलाता है। नियामक ज्यामिति के
जनक रेने देकार्ते को कहा जाता है। उसके बाद हमने देखे थे नियामक ज्यामिति के अंतर्गत दो अक्ष का अध्ययन किया जाता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, क्षैतिज के समानांतर एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर के समानांतर वाई अक्ष। उसके बाद एक्स अक्ष और वाई अक्ष, उसके बाद एक्स अक्ष वाई अक्ष से बने आकृति को चतुर्थांश कहते थे। उसके बाद देखे थे मूल बिंदु कि मूल बिंदु क्या है, तो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु या मिलान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है और इसे ओ से सूचित करते हैं। किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्रमित युग्म x, y, x पहले y पीछे, अगर 3,5 है तो 3 है x के मान, 5 है y के मान। उसके बाद हम निकाल देखे थे, तो उसके बाद हमने देखे थे यदि x नियामक 0 हो आकृति y अक्ष पर पड़ता है, यदि y नियामक 0 हो तो आकृति x अक्ष पर पड़ता है। यानी x 0 y 0, y 0 x 0, यानी 0,25, x 0 यानी y 0, y 0 माने y अक्ष पर है। अगर 0,25 है तो 0,25 में x के वैल्यू 0, y 0 y अक्ष पर है। उसके बाद रहेगा 15,0 यानी y के वैल्यू 0 तो x 0, y 0 x 0, x 0 माने x अक्ष पर है। चलिए उसके बाद हमने देखे थे भुज और कोटि। एक्स नियामक को भुज कहते हैं अथवा वाई अक्ष से लंबिक दूरी को एक्स नियामक को भुज कहते हैं अथवा वाई अक्ष से लंबिक दूरी को भुज कहते हैं। उसके बाद हमने देखे थे कोटि, वाई नियामक को कोटि कहते हैं अथवा एक्स अक्ष से लंबिक दूरी को कोटि कहते हैं। अगर 3 और 5 लिख दे तो एक्स 10/5, पहले वाला भुज और पीछे वाला कोटि, भुज के मान 3, कोटि के मान 5। अगर 10 कोमा रख देवल जाए 17, 10 और 17 रख रहे हैं तो x के मान 10, y के मान 17, पहले वाला भुज पीछे वाला कोटि, भुज कितना 10, कोटि कितना 17। उसके बाद हमने क्या पढ़े थे, उसके बाद हमने पढ़े थे कि कार्तीय तल है क्या। तो किसी समतल सतह को x तथा y या 4 भागों में विभाजित करते हैं, प्रत्येक भाग को चतुर्थांश तथा इस तल को कार्तीय तल कहते हैं। उसके बाद हमने देखे थे नियामक के बारे में। तो नियामक है क्या, तो किसी कार्तीय तल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति 2 वास्तविक संख्या द्वारा बताई जाती है, उस संख्या को उस बिंदु का नियामक कहते हैं। उसके बाद हमने देखे थे कि किसी भी बिंदु की स्थिति दिखाने के लिए दूसरा बिंदु का होना आवश्यक है। मेनाइचमस ने बताया था। उमर खियाम ने क्या बताया था कि इसके साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए, यानी दिशा होना चाहिए। अगर बिंदु ए है, बी की ओर जाना चाह रहा है लेकिन बी की ओर जा ही नहीं रहा है, उसका डायरेक्शन इधर हो गया। अगर ए है, मान लिया जाए कि अगर बिंदु ए है तो बिंदु अगर ए है तो बिंदु अगर ए यहां मान लेते हैं कि यहां अगर बिंदु ए है, चलिए समझिए, अगर बिंदु ए है, बिंदु ए और यहां मान लेते हैं कि बिंदु बी है, ए को बी की ओर जाना है तो क्या इधर से कहीं भी पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसके साथ साथ डायरेक्शन होना चाहिए, उमर खियाम ने बताया था। चलिए हमने जितना हमने पढ़े उसको तो हमने अभी क्या करें, टोटल रिवीजन देख लिए। इसके बाद हमने देखे थे, इसके बाद हमने क्या देखे थे, तो इसके बाद हमने देखे थे कि प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह, तो प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह होता है प्लस कोमा प्लस। प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह होता है प्लस कोमा प्लस, प्लस कोमा प्लस, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। दूसरा में माइनस कोमा प्लस, तीसरा में माइनस कोमा माइनस, चौथा में प्लस कोमा माइनस। अब समझिए, अगर कहें 4 और 15 किस चतुर्थांश में स्थित है जी, तो बताइए 4 प्लस है कि माइनस, तो प्लस, 15 प्लस है कि माइनस, तो प्लस। अब आ जाइए प्लस कोमा प्लस प्रथम चतुर्थांश में है, यानी ये आपका प्रथम चतुर्थांश में है। इसके साथ साथ हमने आगे देखिए, आगे तो आगे यहां से कहेगा, आगे यहां से -10 -17, बताइए ये किस चतुर्थांश में स्थित है? तो माइनस यानी 3 है, माइनस माइनस है, प्लस है कि माइनस, तो 3 माइनस है, 17 प्लस में है कि माइनस में है, तो -17 यानी माइनस में है, माइनस कॉमा माइनस, तो आ गया आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि -3 और -17 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है।
चलिए आगे देखते हैं। अगर 25 कोमा -6, अगर 25 कोमा -6 के बात किया जाए तो 25 कोमा अगर -6 के बात किया जाए 25 प्लस ये 6 माइनस, बताइए तो 25 प्लस में है 6 माइनस में है तो प्लस माइनस चौथा, प्लस माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो आप हमने समझ गए। आगे समझिए, आगे समझिए, कुछ क्वेश्चन है उसको देते हैं, समझिए। तो कुछ क्वेश्चन है, मान लिया जाए कि यहां से, तो कुछ क्वेश्चन को हमने यहां से समझते हैं। 3,5 -6,8 -9,8 10,5 10,-6 3,0, उसके बाद 8,-9 8,-6। अब बताइए किस किस चतुर्थांश में है। प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश, माइनस प्लस दूसरा चतुर्थांश यानी द्वितीय चतुर्थांश, माइनस प्लस सेकंड चतुर्थांश यानी द्वितीय चतुर्थांश, प्लस माइनस तो चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ 3 0। अब जाइए, अभी चतुर्थांश में नहीं है, एक कोई अक्ष पर है, या तो एक्स अक्ष पर होगा या तो वाई अक्ष पर। वाई 0 एक्स हीरो माने कौन अक्ष पर, ये एक्स अक्ष पर है। आगे देखिए, यहाँ देखिए 8 और -9, तो बताइए प्लस माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश, उसके बाद माइनस प्लस सेकंड चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश। अगर यही रह जाता क्वेश्चन आगे -6 -7 माइनस माइनस यानी माइनस कॉमा माइनस, तो माइनस कॉमा माइनस तृतीय चतुर्थांश, समझ लीजिए। आगे चलिए, आगे समझते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन है उसको हमने करते हैं। तो आगे कुछ क्वेश्चन है उसको हमने बनाना सीखते हैं किस तरह से होगा। तो आगे कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग सीखते हैं किस तरह से होने वाला है।